नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद देने के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में एक राजनीतिक चर्चा आपके सामने लेकर आए हैं और यह राजनीतिक चर्चा है गुजरात चुनावों के संदर्भ में, क्योंकि इस समय भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु गुजरात चुनाव बना हुआ है और यह चुनाव भविष्य की जो भारत की राजनीति है उसको भी रेखांकित भी करेगा, परिभाषित भी करेगा कि भारतीय राजनीति की दिशा किस तरफ जा सकती है। तो इस राजनीतिक चर्चा में हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनका मैं परिचय आप सभी से करा देता हूं। हमारे साथ हैं सुनील शुक्ला जी, इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, जो कि देश के बहुत ही जाने-माने और वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं उनका संवाद इंडिया के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, बहुत-बहुत अभिवादन करता हूं। साथ ही हमारे साथ पुष्पेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरठ हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक के रूप में वह कार्यरत रह चुके हैं और राजनीति पर बहुत ही गहरी नजर और पकड़ उनकी हमेशा रहती है। साथ ही हमारे साथ सीधे गुजरात से द्वारका कृष्ण की नगरी से हमारे साथ जुड़ हुए हैं हिमांशु बयानी जी। उनका भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। और हमें गुजरात की जो वस्तु स्थिति है, जो गुजरात की जमीनी हकीकत राजनीति की, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से हिमांशु जी आज हमें बताएंगे। वरिष्ठ पैनल है, उनका मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मैं उन सभी अपने जो सब्सक्राइबर हैं, उन सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों के समर्थन से, उन लोगों के सहयोग से लगातार हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा मिल रही है और हम लगातार संवाद इंडिया आगे बढ़ रहा है। साथ ही दर्शकों से मैं अपील भी करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिमांशु जी से, क्योंकि हिमांशु जी गुजरात में बैठे हुए हैं सीधे और वहां की जमीनी हकीकत क्या है उसको वह अच्छी तरह समझते हैं, देखते हैं। तो हिमांशु जी से मैं शुरुआत करता हूं। हिमांशु जी, जैसे राहुल गांधी रैली को संबोधित किया और अच्छी खासी संख्या थी उन्हें सुनने वालों की, और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह से एक जहां जहां से यात्रा एक निकली है, गुजर रही है, वहां पे के लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि गुजरात में यह यात्रा का रूट तय नहीं किया गया है, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट है, कुछ गुजरात में आप देख रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी की जो अभी रैली हुई थी गुजरात के अंदर, उसमें जो संख्या थी लोगों की, जो उन्होंने आदिवासियों को जिस तरह से एक टारगेट अपना संबोधन किया, क्या वह गुजरात की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की क्षमता की स्थिति में है राहुल गांधी इस समय? हिमांशु जी। देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से हुई है और राहुल गांधी जी को जिस तरीके से मतलब उसका चित्रण किया गया था, तो भारत जोड़ो यात्रा ये दिखाती है कि राहुल गांधी जी वो नहीं है जिनका चित्रण किया गया था। मतलब एक भारत पूरा उनके साथ जुड़ चुका है कहीं ना कहीं। बच्चे, बूढ़े, दिव्यांग सब आते हैं उनकी यात्रा में। तो वो भारत जोड़ो की जो ब्रांड इक्विटी अभी खड़ी हुई है, उसके चलते जब राहुल गांधी जी यहाँ पे गुजरात में आए, गुजरात में राजकोट में उन्होंने रैली की। उनकी रैली एकदम खचाखच थी। शास्त्री मैदान जहाँ पे रैली हुई 80-90 के दशक में सॉरी, जब मैं विद्यार्थी काल में था तो मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की वहां पे रैलियां होती थी, सुनने जाता था। तो वैसी भीड़ मुझे इस बार राहुल गांधी जी की रैली में देखने को मिली। दूसरा क्या हुआ है कि हालांकि ये रूट गुजरात से इसलिए नहीं रखा गया है ताकि उसको मतलब कोई उसका पॉलिटिकल कनेक्शन आप ना निकाल सको, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से कुछ मेरे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मैंने बातचीत की, क्योंकि सभी ये पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का रूट गुजरात से क्यों नहीं। तो फिलहाल गुजरात में चुनाव है, तो उन्होंने बोला कि हमको ये मुद्दा पॉलिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां जहां पे भी रैलीज होगी आएंगे, एड्रेस करेंगे और वापस अपना भारत जोड़ो यात्रा में अभियान में चले जाएंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा की जो ब्रांड इक्विटी है वो गुजरात के इलेक्शंस में राहुल गांधी की रैली में कैसे एनकैश हो रही है, ये भी आपको एक उदाहरण देता हूं। जब राजकोट में उन्होंने रैली को संबोधन करना शुरू किया, तो उनके साथ भरत सिंह सोलंकी थे जो गुजराती में ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो पब्लिक ने मना कर दिया कि हमको गुजराती में ट्रांसलेशन नहीं सुनना, आप हिंदी में ही बोलिए। और उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, हिंदी में बहुत ही संवेदनशील भाषण दिया। लोगों को, मीडिया को सब मतलब एक नजर, अपनी पहली नजर जमाए बैठे थे कि कुछ ऐसा बोल दे, मतलब वो जो एक चौका छक्का लगाने की बात हो जाती है और अगर कैच कर लिया किसी ने तो पकड़ो कैच जीतो मैच वाला मामला हो जाएगा। कुछ ऐसा बोल दे ताकि मुद्दा मिल जाए विपक्ष को। लेकिन उन्होंने अपनी स्पीच एकदम लहजे में, कोई एग्रेशन नहीं और एकदम संवेदनशीलता के साथ मुद्दों को रखते हुए उन्होंने अपनी स्पीच, बेरोजगारी पे बात की, उन्होंने पर्चे लीक हो रहे उनके ऊपर बात की, सब मुद्दों पे, सब मतलब मुद्दों से कहीं वो भटके नहीं। तो
एक तरीके से अगर देखने जाए तो कांग्रेस के खेमे में मतलब एक जिसको बोले एक संतोष था कि चलिए इस रैली में तो कुछ नहीं हुआ है, पर जितनी भी राहुल गांधी की रैलियां हो रही है वहां पे शायद यही टोन रहेगा। वो अपना लहजा एकदम एग्रेसिव नहीं रखेंगे और मुझे लगता है वो मुद्दों की राजनीति और मुद्दों पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि आज मैं जहां पे हूँ द्वारका में, कोरोना के बाद द्वारका में चिंतन शिविर हुई थी कांग्रेस की और उसमें राहुल गांधी आए थे और तब उन्होंने बात की थी कि हम गांव गांव जाएंगे और लोगों से मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत ऐसी राजनीति कर ली जहां पे नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता था और जब नरेंद्र मोदी को आप टारगेट करते तो गुजरात में वो उल्टा पड़ता था। तो इस बार उन्होंने क्या किया, गांव गांव जाके खटिया परिषद की, जिसकी मतलब जिसका संयान बेसिकली प्रधानमंत्री ने भी अपने जामनगर की पब्लिक रैली में लिया और बोला कि ये कांग्रेस वाले कहाँ घूम रहे मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसी खबर मिली कि गांव गांव जाके खटिया परिषद कर रहे हैं। तो कांग्रेस उस तरीके से धीरे तरीके से एक गुरिल्ला वॉरफेयर स्टाइल में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, हालांकि कांग्रेस गुरिल्ला वॉरफेयर स्टाइल में अपना पूरा प्रचारकों का लिस्ट दे दिया है, लेकिन इतना मतलब वो शोर शराबा नहीं है। जहां जहां उनकी रैलियां होती है वहां भीड़ होती है और आम आदमी पार्टी अपनी ताकत दिखा रही है अपनी रैलियों के जरिए। कांग्रेस जैसे प्रचार भी कर रही है और रैली कई कई स्टार प्रचारक करते हैं। आम आदमी पार्टी मोहल्ला गलियों में रैली करती है और थोड़े दिनों पहले अल्पेश कथीरिया की जो सूरत में रैली हुई उसके वीडियो जिस तरीके से वायरल हुए, जिस तरीके से भीड़ आई थी, और कुछ वीडियोस वायरल हुए दोरा जी की प्राइम मिनिस्टर की रैली के जहां पे भीड़ नहीं थी, और ऐसे ही कुछ रैली के शॉट्स वायरल हुए अमित शाह की रैली के खंभाड़िया में, जाम खंभाड़िया जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है द्वारका से, तो उनकी रैली में भी इतनी भीड़ नहीं थी। अब मुझे कल पता चला कोड़ीनार में एएनआई के जो संवाददाता वहां पे कवर करने गए तो वो बोल रहे थे कि भूपेंद्र भाई पटेल की रैली थी कोड़ीनार में 9:30 बजे। 9:30 बजे मतलब कोई कोड़ीनार में ऐसा समय नहीं है, 9:30 बजे मतलब आधा दिन हो जाता है क्योंकि गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं। तो 9:30 बजे रैली थी, उसमें सिर्फ 2 लोग आए थे। करीबन 700-800 कुर्सियां लगाई गई थी उस रैली में। तो सिक्योरिटी ने 3 बार रैकी की, सीएम सिक्योरिटी की, और बोला कि भीड़ नहीं है तो सीएम को कैसे बुलाए। तो सीएम को मतलब इत्तला किया गया कि सिर्फ 2 लोग आए। तो बाद में कुछ मोबिलाइजेशन हुआ होगा, लेकिन रैली खत्म हुई तब मुझे एएनआई के संवाददाता ने बोला कि मैंने काउंट किया 171 लोग थे, मतलब 800, 750, 800 कुर्सियां थी, उसमें से 171 लोग, मतलब आप समझ लीजिए 25% से भी कम जनसंख्या वहां पे हाजिर थी। तो ये बीजेपी की रैलियों में भीड़ क्यों नहीं हो रही है, इसको लेके नरेंद्र मोदी भी मतलब बहुत उसमें है कि ये भीड़ क्यों नहीं हो रही है, और बीजेपी भी खुद परेशान है कि ये भीड़ क्यों नहीं हो रही है। एक बात ऐसी आ रही है कि जिस तरीके से पहले भीड़ होती थी तब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था, तो आप एसटी की बसें वगैरह लगा के लोगों को लेके आते थे, लेकिन अब फिलहाल कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से आप वो मशीनरी स्टेट गवर्नमेंट की यूज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा एक लॉजिक ये भी आ रहा है कि भीड़ मतलब जिस तरीके से आप एक कैपेसिटी लेके चलते हैं कि इतने लोग आएंगे या इतने लोग आएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि ओवर कैपेसिटी की चेयर्स रखिए ताकि खाली रैली का भी न्यूज मीडिया में चले और इस तरीके से मीडिया में बीजेपी छाई रहे। तो ये भी एक बात आ रही है। तो लास्ट हमने जो बात की थी जमीनी हकीकत पे और आंकड़ों पे, मैं फिर उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तरोताजा स्थिति जिसमें ये हुआ है, और एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है पिछले 4-5 दिनों में बहुत सारे समाज के वीडियो वायरल हुए हैं। प्रजापति समाज के, द्वारका में दलित समाज के, जहां पे जिग्नेश मेवाड़ी ने इन लोगों से ओथ लिया था कि आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। प्रजापति समाज के लोगों ने भी ओथ लिया कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। मालधारी समाज के प्रमुख ने अपना वीडियो जाहिर किया कि मालधारी समाज बीजेपी को वोट नहीं करेगा। कल एक सतवारा कम्युनिटी जो है यहाँ पे जाम खंभाड़िया द्वारका विस्तार में सतवारा कम्युनिटी है, तो उनके मतलब जो थे भाजपा में जो उस नाती के हेड के तौर पे वो सेल से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उन्होंने बोला कि हम लोग भी वोट नहीं करेंगे। तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पार्टी के अंदर एक तरीके से मतलब एक जिसको बोले कि एक रिवोल्ट है, जिन लोगों को टिकटें नहीं मिली जो विपक्ष से लड़ रहे हैं। लेकिन हालांकि ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है क्योंकि उन्होंने पार्टी से शायद रेजिग्नेशन दिया होगा, विचारधारा से रेजिग्नेशन नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं अगर वो चुने जाते हैं तो बीजेपी उनको ले लेगी। लेकिन ये जो चीज है जहां पे समाज के जो लीडर्स है वो सीधे के सीधे तौर पे आके बात कर रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो ये मेरे ख्याल से गुजरात में पहली बार हुआ है। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि फोन्स पे अभी कॉल्स आना शुरू हो गए। राहुल गांधी के स्पीच का एक टुकड़ा जहां पे वो गुजरात में क्या देंगे, किस तरीके का मतलब बेसिक्स, किसानों को क्या करेंगे, उसकी एक स्पीच का टुकड़ा चलाया जाता है
और दूसरी तरफ ऐसे फोन आते हैं कि केजरीवाल जो है वो खालिस्तानी है, पंजाब से खालिस्तानियों से फंड लेके और आप उनको वोट मत दीजिए, आप मोदी जी को वोट दीजिए। तो सवाल ये है कि गुजरात के ये चुनाव केजरीवाल बनाम मोदी हो गए अभी, क्योंकि जिस तरीके से फोन आने शुरू हो गए, मेरे को अकेले को नहीं है, मैंने 3-4 और लोगों से भी बातचीत की, बहुत सारे पत्रकार, सभी ने बोला कि हमको भी फोन आए। तो मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि फोन का जो टेलीकॉलिंग का जो इस्तेमाल है वो पार्टी के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले उम्मीदवार का मतलब क्या स्ट्रक्चर है, उसमें क्या खामियां है, इसको लेके किया जा रहा है। तो मुझे लगता है गुजरात में पहली बार चुनाव में ऐसी टेक्टिक्स अपनाई जा रही है और बीजेपी एकदम एग्रेसिव हो गई है, गली मोहल्लों में भी रैलियां कर रही है जहां पे उनका मतलब एक बेस है वहां पे। तो मुझे लगता है वो एक एक वोट के लिए अपना मतलब ताकत लगा रही है पूरी की पूरी। और जैसे मैंने बोला था त्रिकोणीय मुकाबला है, 10 अगर मतदाता है, कल परसों मेरी किसी अधिकारी से भी बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि 70% तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 70% टर्न अराउंड होगा। तो अगर 70% टर्न अराउंड होता है, मतलब दिस इज व्हाट वी आर टारगेटिंग मिनिमम, अगर ये 70% टर्न अराउंड होता है तो उस तरीके से मैंने जैसे आपके पिछले डिबेट में बोला था कि 10 में से 7 मतदाता अगर पोलिंग बूथ तक जाते हैं तो बीजेपी को अपने 3.5 वोट मेंटेन करने हैं, आम आदमी पार्टी को 0 से 3.5 तक जाना है और कांग्रेस को अपने 3.25 और बाकी अपक्ष विपक्ष का जो भी है 0.70 का हिसाब, उस तरीके से क्या जोड़ तोड़ बैठता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 1.25 करोड़ कार्यकर्ता बीजेपी के 4 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से तो उनकी कमिटेड वोट बैंक, अगर ये 1.25 करोड़ कार्यकर्ता को आप लेके चलते हैं 3.5 करोड़ के मुकाबले, तो 36% वोट बीजेपी के कमिटेड है। सत्ता में रहने के लिए 40% वोट चाहिए, तो बाकी के मतलब 14 लाख वोट, 15 लाख वोट वो कैसे लाएंगे, ये उनको देखना है। और एक एक वोट के लिए वो लोग, जो फ्लोटिंग वोटर बेस है उसके लिए बीजेपी की लड़ाई है। और सबसे बड़ी चैलेंज कि 2017 के मुकाबले 55 लाख नए वोटर्स ऐड हुए हैं। अगर बीजेपी को पिछले 2017 के लेवल पे ही मान लीजिए 99 सीट और 50% वोट शेयर चाहिए पावर में रहने के लिए, तो उनको करीबन 28 लाख नए वोट चाहिए रहेंगे। पिछले साल 1.47 था, इस बार आउट ऑफ 3.5 करोड़ वोटर्स उनको 1.75, तो उस तरीके से 28 लाख वोट, मतलब नया जो वोटर बेस है उसमें से 50% वोट्स उनको कमिटेड चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चैलेंज है। जी, जी। बहुत ही विस्तृत तरीके से आपने पूरा गुजरात का जो खाका है वो खींचा है और इसी में प्रश्न को लेकर पुष्पेंद्र जी के पास आता हूँ, कि पुष्पेंद्र जी भी लगातार गुजरात की राजनीति को बड़े गहरे से अध्ययन कर रहे हैं और लगातार उनकी नज़र गुजरात इलेक्शन पर बनी हुई है। तो पुष्पेंद्र जी, जैसे मैंने हिमांशु जी से पूछा था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसी प्रश्न को मैं आपके पास भी लाता हूँ और उसका क्या इम्पैक्ट गुजरात की राजनीति में देख रहे हैं? क्या कुछ इम्पैक्ट है? इसलिए जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा ने जो राहुल को व्यक्तिगत टिप्पणी की और जो बीजेपी के जो अन्य नेता हैं वो भी राहुल गांधी को कहीं न कहीं चुनाव में मुद्दा बनाने के प्रयास में हैं, एक अलग तरह की टिप्पणी कर विभिन्न तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो मुद्दा विहीन क्या चुनाव हो गया गुजरात का? वहाँ मुद्दों की लड़ाई सरकार सत्ता जो है वो लड़ना नहीं चाहती और जो अन्य जो उनके नेता हैं सारे, वो इस तरह के अन्य मुद्दों पर उन चुनाव को केंद्रित करने की कोशिश में हैं। आपका क्या नज़रिया पुष्पेंद्र जी? प्रशांत भाई, आपने कई सारे सवाल एक साथ मेरे पे दाग दिए हैं। पहले तो हिमांशु भाई को, सुनील जी को, आपके दर्शकों को, सबको मेरा नमस्कार। हिमांशु जी ने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट दी है वो इतनी एज वाला आदमी एनालिसिस करके दे रहा है और लगता है ऐसे जैसे वो गली गली में रिपोर्टिंग करने जब हम जाते थे स्कूटर पे, और वैसी रिपोर्टिंग हिमांशु भाई करके लाए ना। पुष्पेंद्र जी, तो आज की तारीख में भी मैं, पुष्पेंद्र जी आज की तारीख में मैं परसों 50 साल का, मेरा 50वां बैठेगा, मैं आज की तारीख में भी मतलब बाइक पे घूमता हूँ। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं बाइक पे ही घूमता हूँ। आपको जन्म दिवस की शुभकामनाएं और मोटरसाइकिल आपकी अच्छी बनी रहे। कभी मोटरसाइकिल में परेशानी हो तो मेरठ लाइएगा, हम जुगाड़ से उसे ठीक करा देंगे। बिल्कुल सर। और सुनील जी बाद में इसमें एनालिसिस करेंगे बातें। उन्होंने बहुत, हिमांशु भाई ने जो बिल्कुल पैनी नजर है वो बिल्कुल दर्शा दी, चित्रण कर दिया उसका। अब हम चूंकि गुजरात से बहुत दूर बैठे हैं और जो हमारा दर्शक वर्ग है वो भी हिमांशु जी ज्यादातर इधर का है, जहाँ प्रशांत जी और मैं बैठे हैं या सुनील जी बैठे हैं, तो मैं उस नजरिए से बातों को करूंगा कि जो उन तक पहुंचे कि गुजरात में क्या हो रहा है। मेरे मानने से या आपके मानने से या प्रशांत जी के मानने से अलग होता है, पर जैसे हिमांशु जी ने बताया कि इतने नए वोटर्स आएंगे, क्या वो कहाँ जाएंगे। दूसरे, राहुल के बारे में जो कहा, भारत जोड़ो यात्रा की जो आपने बात करी,
पहली बात तो ये कांग्रेस ये चाहती है कि उसका राजनीतिकरण ना हो यात्रा का, शायद इसलिए, और मैं उसमें सहमत भी हूँ कि अगर वो इस तरह से सोचते हैं तो बेहतर है। लेकिन एक बदले हुए राहुल गांधी को हम लोग देख रहे हैं। भले हिमंत बिस्वा शर्मा उसमें कुछ भी कहें, पर वो एक परिवर्तित सा है, उसकी पर्सनैलिटी अलग हो गई है, उनका बोलना अलग हो गया है। कोई वो लूज ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे अब वो भाई मीडिया वाले वहां लगे रहे कि कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे, चौका छक्का, जो हिमांशु भाई कह रहे थे। तो ऐसा कोई मौका राहुल ने नहीं दिया, और उन्होंने अपना कोर वनवासी और आदिवासी पे रखा, है ना, जो उनका कोर वोटर है कि वो ना छिटके। चुनौती उनके लिए भी बड़ी है, चुनौती कांग्रेस के लिए बड़ी ये है कि आपकी एंट्री से ज्यादा नुकसान जब हम प्राइमा फेसी देखते हैं, प्रथम दृष्टया देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, और देहात में भी वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही है। ऐसे में चुनौतियां बड़ी हो गई, और सर्वेज भी अलग अलग तरीके के आने लगे। जब सुबह शुरू हुए सर्वे तो कुछ और थे, धीरे धीरे बदल रहे हैं। हालांकि हिमांशु भाई ने पिछली वार्ता में भी इसको बिल्कुल खारिज कर दिया था कि सर्वे वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और शायद हिमांशु जी ग्राउंड जीरो पे है तो हमें उनकी बात को वेटेज देना ही होगा, बजाय इसके कि हम यहाँ बैठकर कुछ कहें। तो ऐसे हालात में राहुल ने जिस तरह चीजों को हैंडल किया और वहां गए, मेरे ख्याल से ये एक बहुत सार्थक और थोड़ा उनकी मैच्योरिटी दिखाई देती है। लेकिन हिमांशु भाई ने जो बताया कि उनकी रैलियों में भीड़ नहीं है, ये स्ट्रेटजी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेटजी हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बिसात बिछाती है, और तो हो भी सकता है कि हिमांशु भाई सही कह रहे हो। दूसरा, जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, चाहे वो रिबेल्स की हो या दूसरों की हो, जो छोटे छोटे समाज के फैक्शंस बताए कि उन्होंने संकल्प लिया कि हम वोट नहीं देंगे, भले ही वो 100% ना हो, 100% का लीडरशिप ना हो जिसने ओथ ली हो, लेकिन ये तो बीजेपी के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। और उनकी जो नई जनरेशन आएगी, वो इतने दिनों से उसने तो दूसरों का राज देखा ही नहीं, वो नए जनरेशन की वोट जुटाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगा। दूसरे, चाहे ये लाख कहते रहे कि एंटी कमेंसी नहीं है साहब, हमने प्रो इनकमेंसी कर दी है, पर ये बात कहीं गले उतरती नहीं है। और बाद में सुनील जी भी इसका समर्थन करेंगे कि इतने लंबे राज के बाद, इतने मुख्यमंत्री बदलने से एंटी इनकमेंसी थी तभी तो बदले आपने, क्यों बदले? आज आप प्रो कमेंसी कहने लगे, ये बातें गले से उतरने वाली नहीं है। बस जो मोटे तौर पे एक विश्लेषक के जरिए मेरी जो नजर जाती है, जो मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार सही मायनों में वहां त्रिकोणीय सा संघर्ष दिख रहा है, तो क्या इसका लाभ तो नहीं मिल जाएगा बीजेपी को, जो दिक्कत में थी और संकट में थी, कहीं संकट मोचक की तरह तो नहीं है? और देखिए अब कांग्रेस ने जो कैंपेन किया है, स्पेशली अब कल से ये कहना शुरू किया कि ये वोट कटवा पार्टी हैं और इनको वोट देने से कोई लाभ नहीं होगा। उधर बीजेपी ने खालिस्तान का मुद्दा उठा दिया, यानी कि आपकी चुनौती को दोनों दल महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, हिमांशु जी जब दोबारा आप लाएंगे तो इस सवाल का जवाब जरूर हमारे दर्शकों को दीजिएगा कि आपके आने से वहां गुजरात में इतने तरीके से लड़ने से प्रत्यक्ष रूप में लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है या कांग्रेस को हो रहा है ना? मुझे लगता है कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी हो जाएगा। जब वोटें कटेंगी तो उनका संकट दूर हो जाएगा और सीटें शायद फिर से वो पालें, ये मेरे को लगता है। बाकी इसका जवाब अच्छे से जो तर्क के साथ दे पाएंगे, लॉजिकली दे पाएंगे, वो हिमांशु भाई दे पाएंगे। और ओवर टू सुनील जी। सुनील जी का क्या दृष्टि कोण है इस मामले में, हम उनसे जानना चाहेंगे। मैं सुनील जी के पास आता हूँ। जैसा आपने सुना कि पुष्पेंद्र जी ने काफी सारी बातें बताई, और जैसा उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी की बात कही कि जो सरकार के प्रति विपक्ष में जो रुझान है उसके बारे में बात की, जो उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए, कैबिनेट बदल दी। और जो हिमांशु जी ने कहा था कि जो एक ऑडियो मैसेज जा रहे हैं लोगों के पास, वो पहली बार वो देख रहे हैं इस तरह से। एक तो पार्टी के पक्ष में प्रचार होता ही है, अपने विपक्षी के प्रति भी जो प्रचार वहां पे जिस तरह से किया जा रहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? साथ ही जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की, क्या उसका प्रभाव गुजरात के अंदर कहीं ना कहीं है? जो सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी है, उसको कहीं ना कहीं चिंता इस बात की हो रही है, और लगातार प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जितनी रैलियां वहां पर प्रस्तावित हैं और जो कर चुके हैं, वह क्या इन सब संकेतों को दर्शा रहा है? सुनील जी। धन्यवाद प्रशांत जी। निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि गुजरात में वर्तमान सरकार के खिलाफ एक माहौल है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, और
पार्टी भी इस बात को महसूस कर रही है। यही वजह है कि पूरी की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर के और एक उप मंत्री तक को उन्होंने बदल दिया। बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने विधायकों के टिकट काटे। सम्मानित प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, जो केंद्रीय नेतृत्व जिनके हाथों में इस पार्टी का, वो एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में अन्य दलों से आए हुए नेताओं को टिकट दिया गया। ये तमाम बातें बताती हैं कि यह पार्टी एक एंटी इनकम्बेंसी खुद महसूस कर रही है। और जिस तरीके से प्रचार अभियान वहां चलाया जा रहा है, उससे भी ये लगता है कि अपने जन समर्थन को बनाए रखने में पार्टी को दिक्कत आ रही है। आप दो चीजों को अगर आप सामने रखिए तो ये महसूस भी होता है। वह रैलियां, वह सार्वजनिक सभाएं जो आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले आयोजित की गई विभिन्न जगहों पर, और वह रैलियां और वो जनसभाएं जो आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद की जा रही हैं, और इन दोनों रैलियों में लोगों की जन सहभागिता कितनी है, या इससे भी एक परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़े वर्ग में एक नाराजगी है। अब वो कितना वोट बदलेगा तो आने वाला समय बदलेगा। आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता, मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी खुद ले गई थी कांग्रेस के खिलाफ एक खड़ा करने के लिए। कांग्रेस के खिलाफ क्या कि अगर एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है उस वोट में बंटवारा हो जाए, और खूब प्रश्रय दिया गया आम आदमी पार्टी को, और दिया भी जा रहा है। मेरी अपनी समझ यह है कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव के पहले भी गुजरात में चुनाव लड़ चुकी है। पिछला विधानसभा का चुनाव भी ये लड़ी थी। विधानसभा चुनाव के बाद जो नगर निकायों के चुनाव हुए उसमें भी ये शामिल हुई। पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हुए उसमें भी ये शामिल हुई। ये सभी तथ्य इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिले हुए अगर मतों को आप देखेंगे तो जिसको सर्वाधिक जन समर्थन मिला है शहरी इलाकों में। सूरत में मिला है, अहमदाबाद में मिला है, गांधीनगर में मिला है, बड़ौदा में मिला है, और ये सभी इलाके भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट, जो भी वोट मिलेगा उसमें ज्यादातर वोट वह है जो भारतीय जनता पार्टी को शहरी इलाकों में मिलता है। आम आदमी पार्टी ने सौराष्ट्र के इलाके में और कच्छ के इलाके में अपना पैर पसारने की कोशिश जरूर की है, उसकी रैलियां भी हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको उतना जन समर्थन मिल पाएगा जो कांग्रेस का अपना जो बेस होगा उसमें ये सीन लगा पाएंगे, क्योंकि नाराजगी जो भी होगी वो सत्तारूढ़ दल के प्रति होगी, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के साथ होगी। तीसरी चीज कि आम आदमी पार्टी का सांगठनिक आधार उतना मजबूत नहीं है गुजरात में कि वह लोगों को यह कन्विंस कर सके कि अगर कोई विकल्प की बात बनती है तो हम विकल्प बन सकते हैं। हमको आपको ये भले पता ना हो कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी वहाँ क्या है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को तो ये पता ही है कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत है, कितना इनका संगठन है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से संगठनिक आधार पर अगर लड़ना चाहें तो ये कितने कामयाब हो पाएंगे। कांग्रेस के पास संगठन है। कांग्रेस इतने सालों से 25 सबसे अधिक वर्षों से विपक्ष के रहने के बावजूद 37 से 41% वोटों का जनाधार बनाए हुए है, और ये सभी जनाधार, ये सभी वोट ग्रामीण इलाकों में है, उत्तरी गुजरात में है, और आदिवासी बहुल इलाकों में है, और वहां आम आदमी पार्टी अभी भी नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस के पक्ष में मैं एक बात और जो देखता हूं कि कांग्रेस ने इस प्रचार अभियान को बड़े पैमाने पर न चला पाई हो, चला भी नहीं सकती। अगर आप कांग्रेस और बीजेपी के प्रचार अभियान की तुलना करेंगे तो बीजेपी की तुलना में कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं है, क्योंकि उसके पास इतने संसाधन ही नहीं है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से इसने परिवर्तन यात्राएं निकाली, और परिवर्तन यात्राओं को विभिन्न जिलों में जो जन समर्थन मिला, उसे लगता है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ वहां मौजूद है। दूसरी बात, कांग्रेस के साथ जो एक आपसी गुटबाजी की शिकायतें मिलती रही हैं, कम से कम अभी तक इस चुनाव में कहीं नहीं दिखा कि भरत सिंह सोलंकी का गुट अलग घूम रहा है, मडवोडिया साहब का गुट अलग घूम रहा है, कुछ लोग अलग घूम रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष जी अलग घूम रहे हैं। ये अभी तक तो नहीं दिखा, और ये कभी संदेश भी नहीं मिला कि कांग्रेस में उस तरह गुटबंदी है। इसके इतर
जो विद्रोही उम्मीदवारों की संख्या है वो बीजेपी के सामने बहुत ज्यादा है। बीजेपी में मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 30 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां इनकी विद्रोही उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के बावजूद भी और हटने के लिए तैयार नहीं है। अगर पार्टी का शुरू से 6 बार का विधायक विद्रोही हो जाए और केंद्रीय नेतृत्व की बात को न सुने, यह एक बड़ा संदेश है कि पार्टी सांगठनिक स्तर पे कमजोर हुई है, नेतृत्व का हस्तक्षेप उतना नहीं रह गया जितना होना चाहिए था और इसको अपने विद्रोहियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके इतर कांग्रेस में उतने विद्रोही नहीं है, लगभग 10 या 12 की संख्या में इनके भी विद्रोही हैं, लेकिन उनकी संख्या 10-12 की तादाद में है और एक दो प्रभावी लोगों को छोड़कर के अन्य लोगों की नहीं है। तो जो गुजरात में सिनेरियो बन रहा, अभी तक जो बनता हुआ दिख रहा है, उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, भले उसको स्वीकार करें या न करें वो, लेकिन उनके जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बताती हैं कि वह आंतरिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है और उसी एंटी इनकम्बेंसी के काट के लिए उन्होंने विधायकों को टिकट काटे, सरकार में परिवर्तन किया और नए लोगों को सत्ता में लाए। दूसरी चीज ये है कि बड़े पैमाने पर विद्रोहियों का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी को, यह भी पहली बार इस चुनाव में है। तीसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी के अलग सत्ता के दावेदार जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपने आप को स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच में यह लोगों को विश्वास दिलाने में कामयाब रही है कि उसमें बदलाव हुआ है, वो एक विकल्प के रूप में सत्ता में आ सकती है और एक वैकल्पिक सत्ता व्यवस्था दे सकती है जो स्थानीय लोगों के मूल मुद्दे हैं। मूल मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा है, जो शिक्षा को और स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करने का मुद्दा है, इन जैसे गंभीर विषयों को भी कांग्रेस ने संबोधित किया है और आदिवासियों के मुद्दों को भी उठा करके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक नई पहल की है। कांग्रेस के राहुल गांधी की मैं हिमांशु जी की इस बात से सहमत हूँ कि राहुल गांधी की जन स्वीकृति बढ़ी है इस भारत यात्रा के दौरान। उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को स्थापित किया है, एक गंभीर नेता के रूप में जनता की समस्याओं से गंभीरतापूर्वक जुड़ने और उन मुद्दों को आवाज देने की जो एक व्यक्तित्व उन्होंने अपने आप को समाज में स्थापित किया, इसकी स्वीकृति भी बढ़ी है और जो बातें उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही थी उसको उन्होंने गंभीरतापूर्वक खारिज किया है। तीसरी चीज की आम आदमी पार्टी के प्रभाव को मैं व्यक्तिगत रूप से शहरी इलाकों में पाता हूं और जो भी और यह उसकी उपस्थिति कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा नुकसानदायक मैं देखता हूं। जी, जैसा आपने कहा कि जो एक तो आपने भाजपा के अंदर जो गुटबाजी है, जो खेमेबंदी हुई है और जो बगावत हुई है, उसका आपने बड़ा प्रमुख रूप से रेखांकित किया और इसका असर भाजपा के अंदर दिखाई भी दे रहा है और वह लगातार इससे जूझ भी रहे हैं और 30 लगभग सीट ऐसी हैं जहां पर इस तरह की बगावतें भाजपा के अंदर सामने आ रही हैं और साथ ही कांग्रेस के कई लोगों को उन्होंने टिकट भी दिया है। तो ये भाजपा के अंदर धुंध भी दिखा रहा है किस तरह का अंदर धुंध चल रहा है। तो हिमांशु जी के पास मैं आता हूँ। हिमांशु जी, इसी प्रश्न को लेकर मैं आपसे प्रश्न मेरा ये है कि जिस तरह से भाजपा के अंदर बगावत हो रही है और बगावत में अगर हम देखेंगे बड़े बड़े नाम जो भाजपा के अंदर रहे, भाजपा गुजरात के अंदर जैसे जयनारायण व्यास, जिन्होंने अभी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की शुरुआत की राजनीति से लेकर वह हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं और गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी को स्थापित करने में उनका भी बड़ा योगदान रहा है और जो एक गुजरात मॉडल के नाम पर रिवर फ्रंट जो उसका जो प्रचारित किया जाता है, उसके विजन में भी व्यास जी का बहुत बड़ा रोल ऐसा बताया जाता है। तो ऐसे अन्य कई नेता, विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री थे, उन्हें टिकट नहीं मिलना या उससे पहले जितने भी ऐसे बड़े बड़े नाम इस बार टिकट से वंचित रह गए, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो जो भाजपा के अंदर जो आपस में कलेश है उनका है, आपस में जो टकराव है, वह क्या सत्ता को विपक्ष के साथ साथ ज्यादा बड़ी चुनौती उनके द्वारा मिल रही है? क्या सोच रहे हैं हिमांशु जी आपका? देखिए, जिन व्यक्ति का आपने नाम लिया, जयनारायण व्यास जी, डॉक्टर जयनारायण व्यास, बहुत सम्मानीय स्टेट्समैन कहूंगा मैं उसे, पॉलिटिशियन तो नहीं कहूंगा, बड़े स्टेट्समैन, सम्मानीय स्टेट्समैन है गुजरात की राजनीति के, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, IIT इंजीनियर है और इंडेक्स भी, जहां पे गुजरात की एक ग्रोथ स्टोरी हुई थी 1960 में जब मुंबई महाराज्य से गुजरात अलग हुआ और उसके बाद तब इंडस्ट्रियल इंडेक्स रैंकिंग पे गुजरात 9वें स्थान पे था और 1990 के दशक में गुजरात इंडस्ट्रियल इंडेक्स रैंकिंग के मामले में दूसरे स्थान पे आया और
जो पूरी ग्रोथ आई वो एमएसएमई एसएमई को लेकर, उसमें तब जयनारायण व्यास जी इंडेक्स बी में हेड थे और बहुत सारे प्रकल्प जीएसएफसी जीआईसी वगैरह के साथ संयोजन करके किस तरीके से एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाए, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए गुजरात में, उन्होंने किया था। क्योंकि तब हमारे पास ये अदानी की, अंबानी की, रुइयास की, एसआर, ये ऐसी कंपनियां नहीं थी यहाँ पे कुछ एसएससी के सीमेंट प्लांट, द्वारका जहां पे हूँ मेरे घर के सामने एक बंद पड़ा हुआ एसएससी का सीमेंट प्लांट है। एसएससी का सेवालिया में एक सीमेंट प्लांट था, पोरबंदर में था, मिठापुर में टाटा केमिकल्स एक बड़ा यूनिट था जहां पे देश का नमक बनता है, और जो महज यहाँ से द्वारका से 20 किलोमीटर दूर है, और ओएनजीसी की कुछ साइट्स थी और आईपीसीएल था। तो इतने बड़े कारखाने ये सब नहीं था। तब गुजरात ने अपना मतलब एक परचम लहराया था और दूसरे स्थान पे आया था। तो जयनारायण व्यास जी उसमें भी इंस्ट्रूमेंटल है कहीं ना कहीं। हालांकि जो रिलायंस का हजीरा का प्रोजेक्ट है उसकी सैंक्शनिंग आधे घंटे में हुई थी, चिमन भाई की सरकार या माधव सिंह सोलंकी की सरकार थी उसमें। तो जयनारायण भाई ने वो सैंक्शन आधे घंटे में फोन पे, तब मतलब हॉटलाइन वगैरह ट्रंक थी, तो आधे घंटे में वो सैंक्शन करवाई थी धीरूभाई के साथ रह के। तो जयनारायण व्यास जी ऐसे आर्किटेक्ट है गुजरात के, और प्योरली मैं मानता हूँ, मैं ऐसे नहीं, मैं उनकी तारीफ करने के लिए नहीं बोलता हूँ, उनका जो नॉलेज, उनका जो तजुर्बा है, जिस तरीके से उन्होंने H1N1 फ्लू हैंडल किया था कोरोना के काल में, शायद अगर ऐसा हेल्थ मिनिस्टर होता तो कोरोना की दिक्कतें शायद गुजरात में कम होती, मेरा ऐसा मानना है। तो वो प्योरली चीफ मिनिस्टर मटेरियल है या प्योरली वो फाइनेंस मिनिस्टर एज इन सेंटर में फाइनेंस मिनिस्टर मटेरियल है, वो ऐसे व्यक्ति है, इनका अभ्यास वगैरह सब बहुत सटीक है। तो ऐसे लोग जब पार्टी से निकल जाए और पार्टी के प्रमुख मतलब ऐसा बोले कि उनकी उम्र में उनको टिकट नहीं देने वाले तो निकल जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से उनके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो बगावत करेंगे नहीं करेंगे, वो ऐसा इंसान नहीं है कि वो अपना मतलब द्वेष राग रखेंगे, वो सच बोलेंगे जो भी बोलेंगे। तो आप किसी भी इंटरव्यू को देख लीजिए, जयनारायण जी सच बात करते, जब वो पक्ष में थे तब भी बात करते थे, उसके लिए उन्होंने अपना मतलब हरजाना भी भुगता है, क्योंकि केशुभाई की मिनिस्ट्री में वो जिस तरीके से नर्मदा के हेड थे और कहीं पे उन्होंने कुछ बात रखी थी तो उनको निकाल दिया गया था कैबिनेट मिनिस्ट्री से। तो वो हमेशा सच बात करते हैं, नॉलेजेबल इंसान है। तो तब भी उन्होंने कभी बगावत नहीं की, और आज भी मैं नहीं मानता वो बगावत करेंगे, बट वो सही बात करेंगे, और सही बात सुनने वाले जो लोग हैं वो समझेंगे कि जयनारायण भाई जब कुछ बोल रहे हैं तो उसका मतलब वजूद है। पर बाकी जितनी भी बगावतें हुई है, अगर आप वो देखेंगे तो वो बगावतें ऐसे लीडर से हैं जो परिपक्व जो लीडरशिप है वहां से बगावत नहीं आई है। परिपक्व नेता जितने भी उनको बोला गया, उन्होंने बोल दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बगावत के सुर जो आए वो कहीं ना कहीं या तो फुट सोल्जर से आए हैं, या तो मतलब सेकेंडरी टर्शरी जो कैडर है वहां से आए हैं, जिनको टिकट नहीं मिली, जिनको टिकट की लालसा थी, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे माहौल में अब बीजेपी कितना अपना मैनेज कर पाएगी, ये सबसे बड़ा देखना है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो नेता खुश नहीं है वो अंदर रह के बीजेपी को खत्म करेगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी को गुजरात में लोग पसंद क्यों करते, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन लाए गुजरात में। 182 जो मतलब विधायक थे, उसमें से कोई एक विधायक उनके सामने अपना बगावत का सूर फूंक नहीं सकता था, वो इतना कंट्रोल करके रखते थे। और आज भी आप देखिए, विजय रूपाणी जी जो चीफ मिनिस्टर रह चुके गुजरात के, वो आए हैं नवनिर्माण आंदोलन से। मतलब नवनिर्माण आंदोलन जहाँ पे मूंगफली का तेल का भाव बढ़ा था, तो विद्यार्थी निकल चुके थे, उस समय में वो विद्यार्थी नेता थे, विद्यार्थी निकल चुके थे, सरकार पूरी गिरा दी थी। अब ऐसे नेता वापस मतलब बोल रहे हैं कि ठीक है मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, तो आप सोचिए नरेंद्र मोदी का कंट्रोल कितना है पार्टी के ऊपर आज की तारीख में। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी जो शुक्ला जी ने जो बात की, उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता वो इतनी बड़ी है कि हेमंत बिस्वा को भी एक स्टेटमेंट मारना पड़ा कि राहुल गांधी सद्दाम हुसैन जैसे दिखते। मतलब आज क्या हुआ है, कांग्रेस जिस तरीके से स्टेटमेंट्स देती थी नरेंद्र मोदी के लिए या दूसरे नेताओं के लिए, आज वही चीज बीजेपी में से दूसरे नेताओं के लिए, जिनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उनके लिए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है पब्लिक ये सब देख रही है, बट ये वोट्स में कितना ट्रांसलेट होगा। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है, अगर आप देखने जाए तो एक तरफ सौराष्ट्र का इलाका है, सौराष्ट्र कच्छ जैसे आपका यूपी है, मेरठ, ये सब जो इलाके डिसाइड करते हैं सेंटर में कौन गवर्नमेंट बनेगी, वैसे सौराष्ट्र कच्छ डिसाइड करता है कि कौन गांधीनगर में बैठेगा, या गुजरात की राजनीति में सौराष्ट्र कच्छ का उतना महत्व है। क्यों महत्व है? 1,44,00,000 की वोट बैंक है सामने। मध्य गुजरात में 1,69 यानी कि 70 लाख, 1,70 लाख की वोट बैंक है। तो सौराष्ट्र की राजनीति ऐसी है कि वो डिसाइड करेगी। देखिए ये सौराष्ट्र ही था, राजकोट 2 ही था जिसने नरेंद्र भाई को 10,000 वोटों से 2002 के चुनाव में जिताया था। नरेंद्र भाई कभी सरपंच का भी चुनाव नहीं जीते थे,
राजकोट से नरेंद्र भाई निकले और तब से उनकी हवाई यात्रा, ये सौराष्ट्र ही है और यही सौराष्ट्र है, समझ लीजिए। आज अगर नाराज है तो इसकी कोई समस्या है, पहली बात। तो 1,44,00,000 आपके सौराष्ट्र के मतदाता है और दूसरी तरफ मध्य गुजरात में 1,70,00,000 मतदाता है। शहरों में अगर आप देखें, डिस्ट्रिक्ट्स अगर 4 हम कंसीडर करें, मेन सिटीज जिसको बोलते हैं, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स और इनकी सीट अगर हम कंसीडर करें तो 1.5 करोड़ मतदाता है। तो ये जो फैक्टर है वो पूरा डिसाइड करेगा मध्य गुजरात, सौराष्ट्र और ये शहरी मतदाता कि बीजेपी पावर में आएगी कि नहीं आएगी, किस तरफ वो लोग जा रहे हैं वो देखना पड़ेगा। हालांकि अहमदाबाद में क्लियरली देख रहा हूँ बीजेपी के खेमे में ये, क्योंकि एक मेट्रो ट्रेन आपने उसका वो कर दिया इनॉग्रेशन और एक अटल ब्रिज का इनॉग्रेशन कर दिया, तो पब्लिक को मतलब विकास की कुछ अनुभूति हो रही है। बाकी शहरों में क्या हालात होंगे ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 21 सीट, सबसे ज्यादा सीट अहमदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। तो अहमदाबाद को तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो या देते रहना पड़ेगा, मेगा सिटी है जिस तरीके से है। तो ये मतदाता किस दिशा में जाते हैं, कैसे मतलब अपना वो फ्रेंचाइज कास्ट करते हैं, किसको वोट देते हैं, प्रगति, विकास और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वाली राजनीति को, या फिर उसके बनाम बेसिक्स की राजनीति। बेसिक्स मतलब बिजली, सड़क, पानी नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू एजुकेशन और फ्री हेल्थ। क्योंकि ये मुद्दे आज इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि महंगाई है। पब्लिक बोलती है 100 रुपए का पेट्रोल लगवा लेंगे, मगर इतना थोड़ा हमको रिलैक्सेशन मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी के बिल में या शिक्षा के मामले में या हेल्थ के मामले में, तो बिल्कुल मतलब ये कन्विंस करने वाली है। जी जी जी। तो जैसा आपने कहा कि जो 82 के बारे में आपने बताया और उसके साथ जो दूसरे अन्य नेता उनके बारे में आपने बताया, तो सुनील जी के पास में आता हूँ। और सुनील जी से कि मैं इसी प्रश्न को और थोड़ा सा विस्तार देना चाहता हूँ। मोदी जब से वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं, आप ये देखो कि इर्द गिर्द गुजरात की जो राजनीति है सारी केंद्रित होकर रह गई है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री बने उसके पश्चात भी 3 मुख्यमंत्री गुजरात के अंदर बदल गए, लेकिन जो वहां की राजनीति है केवल नरेंद्र मोदी जी के केंद्रित ही होकर आज भी चल रही है। तो ये भाजपा के लिए कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान वाला साबित नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी के अलावा वहां पे कोई दूसरी लीडरशिप डेवलप ही नहीं करी नरेंद्र मोदी जानबूझ के की, या इसके पीछे दूसरे कुछ उनके एक उद्देश्य था कि कोई दूसरा बड़ा लीडर गुजरात के से बाहर ना आ जाए। तो यह जो राजनीति है नरेंद्र मोदी जी की, इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या भाजपा को इसका नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर यही आरोप लगाती रही है कि इस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विभिन्न राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को विकसित होने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी शिकायत रही है और लोग इस बात की आलोचना करते रहे हैं। यही स्थिति गुजरात में है। गुजरात में आज हर व्यक्ति महसूस करता है कि सेकेंड लाइन लीडरशिप नहीं है। मोदी जी और अमित शाह के बाद कोई नेता वहां पर जिसके चेहरे पर, जिसके नाम पर वोट मांग सके आप, वो स्थिति नहीं बनी है। और यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठन के खिलाफ है। अगर आपके पास स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़े रखने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए, नए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए अगर नेता नहीं है, तो यह आपके लिए एक कठिनाई का सबब बन सकता है। और यह स्थिति सामने ये इस चुनाव में दिख भी रहा है कि आज वोट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी और अमित शाह के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। और जिसके कारण से ये कहा जा रहा है कि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में कोई प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक प्रचार करे, इसको लेकर के सम्मानित प्रधानमंत्री जी की आलोचना भी की जा रही है। लेकिन ये बाध्यता भी आपकी है। बाध्यता यह है कि आखिर मोदी जी के अलावा वोट कौन मांगे, नेता कौन, वहां पे चेहरा कौन है? क्या भूपेंद्र पटेल के नाम पर आप वोट मांग सकते हैं? क्या विजय रूपाणी जी के नाम पर आप वोट मांग सकते हैं? विजय रूपाणी जी को तो टिकट तक नहीं दिया, तो कोई चेहरा आपके पास नहीं है। तो यह सांगठनिक कमजोरियां हैं। और निश्चित रूप से अगर जयनारायण व्यास जैसे लोगों को पार्टी ने बढ़ावा दिया होता तो एक बड़ा चेहरा, एक बड़ी अपील है उनकी। हमने मोदी जी के शुरुआती दिनों में हम लोगों ने व्यास जी को देखा है, क्या सक्रियता रही उनकी और किस दमदारी के साथ वो सरकार की बातों को लोगों के बीच में रखते थे। आज वो चुप है और उस तरह से बोलने वाला आदमी कोई नहीं है। तो यह निश्चित रूप से पार्टी के खिलाफ है। और जिसकी बात हिमांशु जी ने की कि जो नया वोटर है, इसको यह बात और चुभती है कि आखिर नेता कौन? पुराने चेहरों के नाम पर आप कब तक लोगों को आकर्षित करते रहेंगे? गवर्नेंस के नाम पर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि आज जिस तरीके से शिक्षा महंगी हुई है गुजरात में, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हुई हैं,
उससे लोगों का गुणवत्तापूर्ण जीवन एक दुभर हुआ है। तीसरी चीज की जब निजीकरण को बढ़ावा देकर के आपने रोजगार के अवसर कम किए। आप सोचिए कि 300-350 ग्राम पंचायत सचिवों के नौकरी के लिए अगर 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन गुजरात जैसे राज्य में आते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस कदर बेरोजगारी वहां पर है और रोजगार के लिए किस तरह से लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर 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 आप अपने नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं की उपलब्धियां बताने की स्थिति में नहीं है, तो क्या लोगों के सामने आप, नए मतदाताओं के सामने आप क्या परोसेंगे? आज कल जिस कंपनी का आपने शिलान्यास किया, उसके सपने दिखाएंगे आप और लोग उसको मान जाएंगे? क्या आपके नीतियों की वजह से जो एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है सूरत, जहाँ का टेक्सटाइल उद्योग और हीरा उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है, वहाँ का जो टर्नओवर है उसमें बड़े पैमाने पर गिरावट नहीं आई है? इसको लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। और टर्नओवर में गिरावट की वजह से काम के घंटे कम हुए और काम के घंटे कम होने से लोगों के रोजगार के अवसर कम हो गए। ये सभी महसूस कर रहे हैं इस बात को। तो आप अगर गवर्नेंस के नाम पर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, मौरवी जैसी घटना के प्रति जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, अपने विद्रोही उम्मीदवारों को नियंत्रित करने, अनुशासित करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, किस बिना पर आप जाएंगे? सिवाय मोदी जी के चेहरे के अलावा इस पार्टी के पास है क्या? और क्या मोदी जी का चेहरा उतना ही आकर्षक रह गया है जितना वो 2002 में था? और अगर उतना ही आकर्षक होता तो क्या हर चुनाव में, एक तो तथ्य है कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या कम होती गई है। अगर सीटों की संख्या कम हुई तो इसका राजनीतिक संदेश क्या है? आज भी भारतीय जनता पार्टी जो माधव सिंह सोलंकी के द्वारा चुनाव में जो जीत दर्ज की गई थी 145 सीटों की, उसका सपना भी नहीं देख सकती है। इसलिए आप अगर 25 सालों के शासन के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आप अपने दल के उम्मीदवार तैयार नहीं कर सके हैं, फिर तो आपकी राजनीतिक विफलता सामने है। नेतृत्व की बात तो अलग, अगर स्थानीय स्तर पर एक उम्मीदवार ऐसा नहीं तैयार कर पाया प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कि आप अपने उम्मीदवार को मजबूती के साथ विरोध के सामने, विपक्षी उम्मीदवारों के सामने खड़ा कर सके, तो आपको कांग्रेस से लोगों को तोड़ना पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से इस्तीफा दिलवाना पड़ रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से आपको बच्चे वापस कराने की नौबत आती जा रही है। तो सभी यहाँ पे कमजोरियां प्रदर्शित हो रही हैं। और जिसकी बात कही गई कि जिस राजनीतिक अनुशासन के लिए मोदी जी का नाम रहा है, ये कहा जाता रहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता को मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर सकते, यह परसेप्शन भी तार हो गया। जिस तरीके से विद्रोही उम्मीदवार खड़े हुए और चुनाव, भले कोई बड़ा नेता खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन लोगों के मन में नाराजगी है। लेकिन जब स्थानीय नेता आपसे विद्रोह कर जाए, असर तो उनका पड़ता है ना, लोगों के बीच में तो जाते हैं, पार्टी के चेहरा वो होते हैं स्थानीय स्तर पर, तो इसका असर पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि एक एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ रहा है और मोदी जी और शाह जी के अलावा कोई तीसरा चेहरा न होने की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को उतनी गंभीरता के साथ प्रचार अभियान चलाने में सुविधा हो रही है जिसके लिए पार्टी जानी जाती है। इसीलिए बड़े पैमाने पर बाहरी नेताओं का आमंत्रित किया जा रहा है, उनकी कई सभाएं आयोजित की जा रही हैं, स्थानीय नेताओं को निष्क्रिय किया जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर और 23 लोगों के बीच में न फैले। लेकिन ये कितना मैनेज हो पाएगा, लोग कितना इस आधार पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही जा रही बातों को स्वीकार कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी प्रसाद जी। ये कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आते हैं और दो संक्षेप में हिमांशु जी का भी वक्तव्य और साथ में कंक्लूड जो बिल्कुल लास्ट का जो है वो सुनील शुक्ला जी के द्वारा कार्यक्रम समापन करेंगे। हिमांशु जी, जैसे सुनील शुक्ला जी ने कहा कि जो पार्टी के अंदर जो बेचैनी है वो साफ दिखाई दे रही है और जो उनके बगावत है या वहाँ पे लीडरशिप डेवलप नहीं की उन्होंने, उसका असर साफ स्पष्ट रूप से वहाँ पे सत्ता में धारी पार्टी के अंदर दिखा है और पूरे देश के वहाँ नेता आज लगातार चुनावी कैंपेनिंग में बीजेपी के लिए लगे हुए हैं। और साथ में जैसे आपने कमिटेड वोटर की संख्या बताई थी, जो पार्टी का कैडर है, कितनी कमिटेड वोट तो उनकी लगभग है। और ऐसे ही हम देखते हैं पिछले लगभग 27 साल से कांग्रेस के पास भी वो कमिटेड वोटर है, लेकिन जो नया वोटर आया 55 लाख के करीब आपने जो बताया है, और जो डाइवर्ट वोटर है उसकी भूमिका आप किस तरह से देखते हैं? वो जो नया वोटर है वो किधर जाने की संभावना आपको लगती है? क्या आपका कहना संक्षेप में हिमांशु जी?
देखिए इस बार सबसे बड़ी चीज, अगर जिस इक्वेशन पे बीजेपी चल रही है, अगर उस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऐसा है कि उनका ऐसा मानना है कि SC ST की कुछ रिजर्व 40 सीट्स है, तो उनके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी के कैंडिडेट्स को बिठाया है और करीबन कुछ अर्बन सीट्स 48 है, तो वो शॉर्ट 88 सीट्स पे बीजेपी अपनी नजर जमा कर बैठी है। कम से कम 57 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी है, 97 कंस्टिट्यूएंसीज आउट ऑफ 94, 94 के उसमें, कि जहां पे एक ही कम्युनिटी के लोग आपस में मतलब एक दूसरे के सामने टक्कर ले रहे हैं, तो वो कम्युनिटी वोट्स बांटेंगे। तो ये पूरा इंजीनियरिंग करके ये लोग मैदान में आए हैं। अब इसमें यही देखना है कि वोट्स जो है वो जातिवाद के ऊपर चलते हैं, बेसिक्स के मुद्दों के ऊपर चलते हैं, या प्रगति विकास और उसकी जो राजनीति है उस मुद्दों पे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से यही देखना पड़ेगा। बिसात बिछ चुकी है, तिकोनीय जंग है, लेकिन माजरा ये है कि 40 SC ST की सीट और 48 शहरी सीट्स, बेसिकली जो अर्बन कंस्टिट्यूएंसीज जिसे आप कहें, और आउट ऑफ 94, 57 सेम कम्युनिटी कैंडिडेट्स एक दूसरे के सामने टक्कर ले रहे हैं। ये इसमें गणित कैसे बैठता है बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का, मेरे ख्याल के इससे ऊपर हमको नजर रखनी पड़ेगी और 8 दिसंबर तक हमको वेट करना पड़ेगा कि क्या परिणाम आते हैं इसके। जी जी जी, सही बात है, बिल्कुल 8 दिसंबर का इंतजार सभी को है। और कार्यक्रम समापन में मैं सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ और उनके वक्तव्य से हम कार्यक्रम समापन करेंगे। तो जैसा आपने पूरी वार्ता सुनी, पूरी जिस तरह से हिमांशु जी ने, पुष्पेंद्र जी ने बात रखी कि गुजरात की राजनीति में क्या संभावनाएं हैं, और मैं फिर वही आता हूँ जो राहुल गांधी का जो इम्पैक्ट है और भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट है, वो गुजरात की राजनीति में कहीं आप देख रहे हैं, उसका कुछ प्रभाव देख रहे हैं। और साथ ही गुजरात की जो वर्तमान की स्थिति है, जैसे मुद्दा विहीन एक मतलब मुद्दे नहीं है सत्ताधारी पार्टी के पास गिराने के लिए कि हम हमारा डेवलपमेंट ही है, वो विभिन्न तरह के दूसरे विषय लाकर चुनाव को कहीं ना कहीं अलग तरह दिशा देने के प्रयास में है। और कांग्रेस की बदली रणनीति दिखाई देती है, जैसे सभी वक्ताओं ने आपने भी कहा कि वो कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहे हैं और ना कोई ऐसा विषय उठा रहे हैं जो कि कहीं विवाद का विषय बन जाए, और लगातार वो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो यह जो चीजें हैं, क्या बदलती कांग्रेस देख रहे हैं वहां के अंदर, और गुजरात में क्या इससे गुजरात की राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है, क्या संभावना आप देख रहे हैं सुनील शुक्ला जी? नहीं, बदलाव होगा या नहीं होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन बदलाव के हालात हैं। अगर सत्तारूढ़ दल अपने विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ गैर राजनीतिक तरीके से हमले कर रही है, इसका मतलब यह पार्टी अपने विपक्षी दलों को किससे डरी हुई है, सहमी हुई है, उनसे उसको चुनौती मिल रही है। अगर आप अपने सामने वाले दल को उसके नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं के आधार पर उसकी आलोचना करने के बजाय उसके ऊपर भावनात्मक हमले कर रहे हैं, गोया कि आप राजनीतिक स्तर पर उनका सामना करने की स्थिति में नहीं है। तीसरी चीज कि लोगों में लंबे समय तक एक ही दल के सत्ता में रहने के कारण एक बदलाव की हलचल है। अब वह बदलाव के बारे में जो अपने जो विमर्श बन रहा है, वह वोट में कितना बदल पाएगा यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनाव का प्रचार अभियान जिस तरीके से साइलेंट है, माने कि सत्तारूढ़ दल के प्रति भी उस तरह का लोगों का रुख नहीं दिखाई पड़ रहा जो पहले दिखता रहा है। इस समय मतदाता एकदम शांत है, किसी की बात नहीं कर रहा है। इससे भी ये लगता है कि बदलाव हो सकता है अगर विपक्षी दल जो सत्ता के दावेदार हैं वह लोगों को यह समझाने में कामयाब हो पाए कि एक वैकल्पिक व्यवस्था देने की स्थिति में हम हैं। कांग्रेस के खिलाफ जो असंगठित होने का आरोप लगता रहा है, उससे कांग्रेस अपने आप को बचा पाई है और किसी भी तरह के विवादित बयान से भी बचती रही है, जिसको हमेशा बीजेपी भुनाने की कोशिश की है। एक बयान दिया मधुसूदन मिस्त्री जी ने, औकात वाली बात उन्होंने की, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री की औकात की बात नहीं की, उन्होंने दो नेताओं की तुलना की थी। लेकिन एक अंश लेकर के जिस तरीके से प्रचार को हवा देने की कोशिश गई, जो लोगों ने उतनी उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई, ये इस बात को बताता है कि सत्तारूढ़ दल मुद्दों के अलावा भावनाओं के ऊपर ज्यादा आश्रित है। आम आदमी पार्टी कितना त्रिकोणीय बना पाएगी, मैं
सहमत नहीं होता। मेरा मानना है कि उसकी मौजूदगी शहरी इलाकों में है और शहरी इलाकों में उसने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बड़ी चुनौती पेश की है। और इस आधार पे अगर कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में और सौराष्ट्र और तट के इलाके में अपने जनाधार को बनाए रख पाई, लोगों में अपने परंपरागत मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखने में सफल हो पाई, तो निश्चित रूप से यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। जी, एक बात आखिर में मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा जो जी, शुक्ला जी ने कहा उसके मुताबिक मेरी एक बात हुई 2-4 जो मतलब एक वरिष्ठ पॉलिटिकल जो पंडित से उनसे, उनका मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी इस बार मतलब अपना झंडा नहीं गाड़ सकी तो अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी, जहां तक गुजरात की बातें खत्म हो जाएगी। मतलब बाद में मतदाता अरविंद केजरीवाल का उसकी बातों का भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी उनका परसेप्शन है कि वो एक बी टीम है बीजेपी की। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की भी शाख दांव पर है पूरी की पूरी, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ये कभी नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी मतलब इट इज डू और डाई फॉर आम आदमी पार्टी और इट्स टू बी और नॉट टू बी परफेक्टली शेक्सपियरियन फॉर आम आदमी पार्टी। अगर इस बार नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी मतलब जो बोलते हैं ना गुजरात में कि तीसरे मोर्चे के लिए कोई जगह नहीं है, वो साबित हो जाएगा। तो वेट एंड वॉच क्या होता है, किस तरीके से होता है। जी जी जी, इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और मैं हिमांशु जी का और सुनील शुक्ला जी का और पुष्पेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने गुजरात की राजनीति को इतने सार्थक तरीके से, इतना विस्तृत तरीके से विश्लेषण किया कि जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत, मैं समझता हूँ, जानकारी वाला तो हो गई, और साथ ही उन्होंने गुजरात की राजनीति की पिक्चर भी बड़ी स्पष्ट रूप से समझ में आएगी, किस तरह की गुजरात की राजनीति की दिशा कहाँ जा सकती है, किस तरह से उसकी दशा और दिशा तय हो रही है। और हर पार्टी के अंदर चुनौतियां हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए। सत्ताधारी पार्टी के सामने चुनौती है, भाई कांग्रेस के सामने भी चुनौती है कि वह 27 साल का वनवास अपने कैसे खत्म करे। और आम आदमी पार्टी सुनील शुक्ला जी ने कहा कि हो सकता है वो एक शहरी क्षेत्र में सिमट के रह जाए और ज्यादा उसका अभी विस्तार की संभावनाएं वह देख नहीं रहे हैं। तो हमारे सभी जो वरिष्ठ पैनल है उन सभी ने अपने हिसाब से उसका आकलन किया, और यह तो भविष्य बताएगा कि 8 तारीख में जब मत गिने जाएंगे कि परिणाम किसके पक्ष में जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और पुनः अपने जो हमारे अतिथि थे समाज इंडिया चैनल पर आज, सुनील शुक्ला जी, हिमांशु जी, पुष्पेंद्र जी, मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूं और पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। गुजरात चुनाव को लेकर चर्चा आपके सामने हमारे वरिष्ठ पैनल ने प्रस्तुत की, और निश्चित रूप से यह जो चर्चा है बहुत ही विस्तृत रूप से, बहुत ही विश्लेषण वाली चर्चा रही है। और मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज मीडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।